हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो 18 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, अरुण मिश्रा यह अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए लोकपाल नियुक्त हुए। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें फ्रेंड मिजोरम में नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की 2 नए रिजर्व बटालियन बनाने के बाद कुल बटालियन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, अब टोटल 15 हो जाएगी। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस राज्य में त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ने कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन्हें सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 17 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, इसे अपने भारत देश ने विकसित किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। और फ्रेंड्स, यह इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। और इस इंजन की शक्ति की बात करें फ्रेंड्स, तो 1200 हॉर्स पावर की है, जो दूसरे देशों के 500 से 600 हॉर्स पावर के इंजनों से कहीं ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इस इंजन का पहला परीक्षण यह हरियाणा के जिंद से सोनपत रूट पर होगा। 89 किलोमीटर लंबे इस रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जल्द ही शुरू होने की संभावना है। और फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन विकसित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने 2,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे केवल 4 देशों के पास ही अभी हाइड्रोजन ट्रेन है, जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर है। और भारत की फ्रेंड्स पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन यह तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो यह पुणे में स्थापित करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू होगी फ्रेंड? तो यह हरियाणा में शुरू होगी, और इसका नाम क्या है? तो वंदे मेट्रो। और विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी यह नॉर्वे में शुरू हुआ था। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल
कॉम्बसन इंजन H2 आइस ट्रक इसे रिलायंस ने बनाया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ था फिर? तो ये असम में शुरू हुआ था, जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार यह टोयोटा मिराई है। गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र यह मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में शुरू किया। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह फ्रेंड्स विशाखापट्टनम में इसको स्थापित किया गया। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग यह कहाँ पर स्थापित होगा फिर? तो यह झारखंड के जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कर्नाटक ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन यह 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और बात करें फ्रेंड्स ये कौन सा संस्करण था? तो यह 32वां संस्करण था। और फाइनल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। और इस ट्रॉफी को किसने जीता है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक ही जीता है। और कर्नाटक ने इसे फ्रेंड्स 5वीं बार जीता है। और हराया किसको है फ्रेंड्स? तो विदर्भ को हराया है। और विजय हजारे ट्रॉफी में फ्रेंड्स सबसे सफल टीम कौन सी है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु है, जिसने फ्रेंड्स 5 बार यह खिताब जीता है। और कर्नाटक टीम के कप्तान कौन थे? तो मयंक अग्रवाल थे। और विदर्भ के कप्तान कौन थे? तो करुण नायर थे। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया? तो स्मरण रविचंद्रन को दिया गया, जो कर्नाटक टीम के बल्लेबाज थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो करुण नायर रहे, जो विदर्भ के कप्तान थे। और इस सीरीज में फ्रेंड्स सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे? तो विदर्भ के कप्तान करुण नायर रहे, जिन्होंने 9 मैचों की 8 पारियों में 779 रन बनाए। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन रहे? तो पंजाब टीम के अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 7 मैचों में 20 विकेट लिए। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 के कुछ खेल पुरस्कार का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 के विजेता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में यह अपनी भारतीय टीम रही। 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है फ्रेंड? तो इसे फ्रेंड अपने भारत देश ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता इंडिया ए टीम रही। 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 की विजेता ये अपनी भारतीय टीम रही। 133वें डुरंड कप 2024 की विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रही। पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता ये अपनी भारतीय टीम रही। और उपविजेता कौन सी टीम थी? तो दक्षिण अफ्रीका थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 की विजेता ये कोलकाता नाइट राइडर्स रही। ओके फ्रेंड्स, और वहीं उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रही। और फ्रेंड्स मुंबई ने 3 साल में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB थी। अगला प्रश्न है, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी PV सिंधु। यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो फ्रेंड्स पूमा इंडिया ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फ्रेंड्स बैडमिंटन में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला PV सिंधु हैं। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में सैयद मोती इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन में उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और पूमा की बात करें फ्रेंड्स तो यह जर्मनी की एक कंपनी है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स रूडोल्फ डैसलर ने 1 अक्टूबर 1948 ईस्वी में की थी। और पूमा यह फ्रेंड्स जूते परिधान वाली कंपनी है। अच्छा फ्रेंड्स,
अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अक्षय कुमार को स्मार्टफोन ब्रांड पोको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा ये भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनु भाकर इन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नरेंद्र कुमार यादव इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विराट कोहली यह पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनु भाकर बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुरेश रैना इन्हें जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कैटरीना कैफ इन्हें शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेटर श्रियंका पाटिल यह बॉब कार्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। MS धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सोनू सूद यह थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। लोरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। यूरोग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर संजना शांगी हैं। गुरुग्राम शहर के ब्रांड एम्बेसडर यदुवेंद्र चहल है और MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब किंग के नए कप्तान कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि यानी श्रेयस अय्यर यह अभी हाल ही में पंजाब किंग के नए कप्तान बने। तो फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग का इन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है। और IPL 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 से फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। और वहीं फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। और IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें फ्रेंड्स तो 2025 के सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और इस प्रकार से यह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसके प्रशासक फ्रेंड्स BCCI है और इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था और साल 2008 में पहले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के शेरनवार के नेतृत्व में रॉयल ने IPL की पहली ट्रॉफी जीती थी। और बात करें फ्रेंड्स IPL की सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम की तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस हैं जिन्होंने फ्रेंड्स यह खिताब 5 बार जीता है। और यह भी आप लोग जानते रहिए टाटा समूह IPL 2024 से 2028 के लिए टाइटल स्पॉन्सर है। अच्छा फ्रेंड्स IPL 2024 का खिताब किसने जीता था? तो इसे फ्रेंड्स कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। और उप विजेता कौन सी टीम थी? तो सनराइजर्स हैदराबाद थी। और IPL 2024 फ्रेंड्स पर्पल कैप यह पंजाब किंग के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को मिला था। इन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट लेकर यह कैप अपने नाम की थी। और IPL 2024 में ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहे फ्रेंड्स? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली को यह मिला था। और फ्रेंड्स विराट कोहली ने 15 मैचों में 741 रन बनाकर यह कैप जीता था। अगला प्रश्न है, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स D यानी श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा लॉन्च पैड स्थापित होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यह पता ही होगा कि इसरो अपने सभी रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर उसके पास 2 लॉन्च पैड हैं जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। अब तीसरा लॉन्च पैड भी फ्रेंड्स यहीं पर बनेगा। इसके लिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी उन्होंने दे दी है। और इस प्रोजेक्ट से फ्रेंड्स भविष्य में होने वाले इंडियन ह्यूमन स्पेस लाइट मिशंस के लिए लॉन्च
कैपेसिटी बढ़ेगी। और इस प्रोजेक्ट की कुल बजट की बात करें फ्रेंड्स तो 3,984.86 करोड़ रुपए है। और तीसरा लॉन्च पैड यानी टीएलपी को 48 महीने या 4 साल के अंदर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसरो का लक्ष्य स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य यह 2035 तक है और इंसानों को चांद पर उतारने का लक्ष्य 2040 तक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। और फ्रेंड्स इसरो यह हरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपने रॉकेट प्रतिक्षेपित करता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे और इन्हें फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसकी घोषणा महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। और इस पहल के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र को समर्पित एआई नीति वाला भारत का पहला राज्य बनाना है और जिससे राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास में तेजी लाना और राज्य की $1 ट्रिलियन जीडीपी हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देना है। और एआई से फ्रेंड्स महाराष्ट्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने का अनुमान है जो कि 6 लाख करोड़ रुपए है। यह नीति स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए बनाई गई है। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। सुजाता सौनिक यह महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन यह महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए घोषणा की है। और आईपीएस रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। अब ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र का मैप और महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में सीटों की संख्या 78 है। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन द्वारा परशुराम कुंड मेला 2025 का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन लोहित जिले में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने लोहित जिले में परशुराम कुंड मेला 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। और लोहित जिले में कई प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का भी उन्होंने उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स लाभ, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना है। और लोहित परशुराम कुंड क्षेत्र के समग्र विकास में 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स परशुराम कुंड की। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में पवित्र स्थल जिसका नाम ऋषि परशुराम के नाम पर रखा गया है, यह अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है और देश भर से तीर्थयात्रियों को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं
अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल वैकल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। और अरुणाचल प्रदेश में कुल जिले 28 हैं। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नया फ्लोरिडा आर्किड खोजा गया। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में टाटा आई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। केई पनियोर यह अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना। और बिचोम फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना। हाल ही में फ्रेंड्स 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। और यह फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड के ई वितरण की अध्यक्षता की है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 20 अप्रैल सन 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स, यह योजना भारत के ग्रामीण शासन और सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, जिसमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में लगभग 65 लाख कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसमें 10 राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर इसमें शामिल है। और फ्रेंड्स, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को बढ़ाना और भूमि प्रशासन में सुधार करना है। संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। यह इस पहल का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, जनवरी 2025 तक लगभग 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें 3,17,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 100% सर्वेक्षण हो चुका है। हाल ही में कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 19 जनवरी को मनाया गया। तो फ्रेंड्स, कोक बोरोक दिवस यह भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक पर्व है, जो प्रतिवर्ष फ्रेंड्स 19 जनवरी को मनाया जाता है। और 2024 का उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोक बोरोक की मान्यता की यह फ्रेंड्स 47वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और कोक बोरोक दिवस के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो कोक बोरोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाती है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम थी हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।